अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री बिहार सरकार और श्री आनंद शेखर जी एडिशनल मिशन डायरेक्टर नीति आयोग, उन दोनों पे को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। और इस दूसरे सत्र बिहार लीड्स स्टोरीज ऑफ इनोवेशन एंड इम्पैक्ट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के दूसरे सत्र में हमारे साथ श्री अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, लंबे समय से लगभग 3 दशकों से राजनीति में रहे हैं और आज हमारे साथ मंच पे उपलब्ध हैं। आप सभी के साथ वो अपना संवाद रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे। जो बिहार में लगभग 20 सालों से जो एक विकास को गति मिली है, उसके बारे में नीतीश कुमार एनडीए की जो विजन के साथ में इसको एक स्थान मिला है बिहार के विकास को, उसके बारे में ये बात करेंगे। उसके अलावा हमारे साथ में अगले वक्ता के रूप में आनंद शेखर जी हैं, एडिशनल मिशन डायरेक्टर नीति आयोग। काफ़ी लंबे समय से इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में सरकार के साथ में काम किया है। वो अपने अनुभव को दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार किस गति से आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में वो बात करेंगे। सर, आप दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है। सर का स्वागत करने के लिए श्री शैलेश गोखले जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर के माननीय अशोक चौधरी जी का स्वागत करें। श्री आनंद शेखर जी का स्वागत करने के लिए मैं वैभव जी को आमंत्रित करता हूं। वैभव जी। माननीय मंत्री जी श्री अशोक चौधरी जी का एक बार पुनः धन्यवाद कि बहुत शॉर्ट समय में इन्होंने हमें समय दिया और जो एनडीए का विजन रहा है बिहार की गति के बारे में, उसको आज हमारे सेमिनार में बिहार लीड्स द राइजिंग ईस्ट, इस सेमिनार में जिसकी बातें हम कर रहे हैं, बिहार की कहानियों को आज हम सुनने के लिए, सुनाने के लिए और समझने के लिए एक साथ बैठे हैं। तो इसके लिए इन्होंने तैयार किया है और सर ने हमसे स्पेशली बोला भी ये चीज़ कि जो विज़न हम बात करते हैं बिहार में, वो विज़न को एक देश के पटल पे भी आवाज़ बनना चाहिए, उसको एक मंच दे करके हमें दूसरों को भी बतानी चाहिए कि बिहार में आखिर अंतिम 20 सालों में किस गति से विकास हुआ है। और इस विकास की गाथा के लिए मैं सर को आमंत्रित करता हूँ कि सर अपनी एक बार बातें रखें। हम फॉर्मेट इस सेशन का वैसे ही रखेंगे, सर एक बार बात रखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से लेंगे, फिर उसके बाद हम समापन की ओर बढ़ेंगे। सर स्वागत है, अभिनंदन। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हम तमाम आयोजनकर्ताओं को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बीइंग अ बिहारी आई फील दैट बिहार हैज बीन ऑलवेज हैज बीन ट्रीटेड and shared by people out of Bihar as a poor and a backward state. But fortunately, you have come with the theme, Bihar leads the rising East. So it is a very interesting topic. And sitting on dais, Sri Anand Shekhar ji, respected Pathak ji, विधान परिषद के हमारे दोनों हमारे सम्मानित सभी
हमारे साथ काम किए हमारे सम्मानित सदस्यगण और काफ़ी वाइस चांसलर प्रिंसिपल सब काफ़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो हमारे बिहार की हैं, दे ऑल आर सिटिंग हेयर. Respected esteemed guests, dear friends, I stand before you today to share a compelling narrative how that speaks of Bihar's remarkable journey, positioning it as a true leader of the rising East. This isn't merely a geographical designation, it is a vibrant saga of women with the waves of innovation, echoing tales of positive transformation from every corner of our state. We are discussing Bihar's remarkable growth and success stories. Bihar, once considered a Bimaru state, has been registering two-digit growth rate consistently in the year 2022-23. It was the fastest growing economy in India with 10.64% GSDP growth rate. But Bihar's success story is not monochromatic. Our visionary Chief Minister, Mr. Nitish Kumar ji, had a clear-cut vision that development could not be mere a number game. His vision is of a developed Bihar meant economical vision, and development could not be a mere number game. His vision of developed Bihar meant economical vision that has the socio-political empowerment of people of all strata of society, providing opportunity to all sections of social political empowerment of people, society regarding access to education, professional studies, employment, livelihood, entrepreneurship, and his thirst was on providing resources, basic infrastructure, connectivity to every nook and corner of Bihar. He made it possible through his framed government policy of development with justice and running the government with exemplary resolve known as Sat Nishchay. Here, number 2 tells the story. If we go by numbers alone, the state with the annual budget of less than 24,000 crore rupees is now knocking approximately rupees 3,17,000 crore in 25-26. The government has undertaken an infrastructural revolution. I am looking after the Rural Works Department. From approximately 8,000 kilometers of rural roads in 2005, it has expanded to 1,17,000 kilometers, boosting of being the third highest road density in India with 3,167 kilometers per 1,000 square kilometer. Bihar has achieved universal electrification with 100% households being electrified. Now even the Lalten, the symbol of our main opposition party, use electric bulb to dispel darkness in their deserted office. Bihar, infamous of Gadda mein sadak ya sadak mein gadda, is now planning to ensure journey to Patna from any corner of Bihar within 4 hours. Baba Sahab Bhimrao Ambedkar always said that the progress of society can only be measured by the progress of women folk. Our leadership in Bihar truly implemented this dictum. Bihar was the leader in providing 50% of reservation in Panchayati Raj institution to women, 35% lateral reservation to women in the government service. Now the percentage of women in policy force is highest in the country. Our girl students now outnumber boys in matriculation and intermediate examination. Our confident Jivika Didi, more than 1 crore 10 lakhs of them are rewriting rural socio-economic development story. SC, ST, OBC people got representation in Panchayati Raj institution, and now they are playing major role in decision making in the local bodies across the state. Our leader believes in sustainable development. Our Jal Jeevan Haryali Karyakram got recognition from United Nations, and even Bill Gates praised it is as timely intervention is the fast emerging climate change scenario. Our ex-president APJ Abdul Kalam was our developing scientific temper. Bihar has now provides facilities for technical education in all districts. We have ensured access to engineering college, polytechnic and ITI, GNM, ANM and medical education facilities near their home. The government liberally provided students credit card to students to tide over this economical limitation in pursuing higher studies. Bihar leadership isn't just reflected in
demography figure, it is evident in the progressive mindset that permeates our youth. Today's Bihari youth aspires to be entrepreneur, embrace the new technology and bring about positive changes in society through their ideas. Once perceived through the lens of challenge and limited opportunities, Bihar is now forging a new identity propelled by its unwavering resolve and immense talent. Our soil not only holds the foundation of glorious history but also nurtures the blooming seeds of bright future. Let us delve into some of the story of innovation and impact that are giving shape to this new identity of Bihar. A wave of modernity in agriculture. Agriculture remains the backbone of Bihar economy. Our farmers are now moving beyond traditional method, embracing modern technology. There are growing inclination towards water management, improved seeds and organic farming. Pro-farmer government policy and the entry of youth into agribusiness have injected new urgency into this sector, leading to increased production and farmer economy. The rise of entrepreneurship, Bihar is emerging as a hub of startups and new business. The government has provided incentives and support to young people to launch their ventures. Innovative entrepreneurships are being established in sectors like information technology, renewable energy, and food processing, which are not only creating employment opportunities but also contributing significantly to the state economic growth. A saga of social empowerment. As discussed earlier, a significant progress has been made in making women economically self-reliant through self-help group and skill development program. Industries investment, the state is actively investing in green sectors with example like solar businesses and biodegradable product lines flourishing contribution to India green revolution and creating jobs. Focus on JDE certification, Bihar has achieved the highest number of zero defect, zero effect certificate MSMEs in India, demonstrating a commitment to quality and sustainable manufacturing practices. These green initiatives contribute to environment protection, promote sustainable economic growth, and attracts investment in eco-friendly industries. To sum it up, we take pride in mission mode implementation with clear targets and timelines. Technology-enabled governments for transparency and efficiency, community-based approach that empower marginalized population, strategic partnership with national and international organizations, gender-focused intervention that unlock human potential. These are just glimpses. Countless stories of innovation and positive impact are being written in Bihar every single day. Every citizen here, be it in a farmer, a student, an entrepreneur, or a government employee, is contributing to create a new Bihar. Bihar is leading the East because it provides most sustainable model of inclusive growth. Bihar journey of innovation and impact shows that a shift from a perception of being a challenging state to one that is dynamically addressing its issues through smart, localized, and technologically driven solution. By focusing on agriculture, digital governance, entrepreneurship, and sustainability, Bihar is not just growing, it's providing a blueprint for inclusive development for other states in the rising East and indeed for the rest of India. The collective will of its people and proactive government policies are transforming Bihar into a vibrant hub of opportunities and a testament to the power of innovation in driving socio-economic change. Bihar leads the rising East because it possesses a strong will of change, an inherent capacity of innovation, and a commitment of inclusive growth. We are drawing inspiration from our glorious past to build a future where everyone has equal opportunity for progress and development. Let us all together accelerate its journey, support every innovative initiative, and elevate Bihar to a new height of progress. Thank you very much. मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब इस बिहार की बागडोर संभाली थी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये शायद ख्याल नहीं होगा कि किन परिस्थितियों का बिहार मिला था। हम लगभग जब इसके लालू प्रसाद यादव जी की सरकार आई थी, उनकी भी लंबी समय तक सरकार रही, हम लगभग 4.5 से 5.5 के आसपास
ग्रोथ रेट से हम बढ़ रहे थे। और जो 15 साल का राजपाट रहा जिसको नीतीश जी ने टेक ओवर किया, उस समय हमारा ग्रोथ रेट 2.8% चला गया था। तो नीतीश जी हैज स्टार्टेड दिस बिहार, चेंजिंग बिहार from 2.8%. The dip of almost 2.5% was there in last 15 years of Lalu Raj. And from there, Nitish ji has started the NDA government. And now the Bihar is heading towards the most focused, most vibrant. एक बात जरूर है कि हमारे यहाँ लगभग 14 करोड़ की आबादी है. We are the only state in the world. We are having a dense populated पर स्क्वायर किलोमीटर, मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड प्लेस, सबसे ज्यादा जनसंख्या देश में पर स्क्वायर किलोमीटर में बिहार की है। हमारे समस्याएं भी है, हमारे यहाँ बेरोजगारी भी है, और जब बिहार का बंटवारा हुआ तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो विषम परिस्थितियों में बिहार हाथ लगा। 118 नरसंहार का बिहार था और पूरे जातीय उन्माद अपने चरम पर था और पूरा अस्त व्यस्त बिहार था। उस समय बिहार मिला, और किन विषम परिस्थितियों में जिन लोगों ने इस बिहार को उस समय संभाला, चाहे हमारे दिवंगत नेता सुशील मोदी जी रहे हो, क्योंकि उनका वित्त के ऊपर उनकी जो पारदर्शिता थी, उनका जो कमांड था, वो भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी बिहार के बदलने की और बिहार के ग्रोथ की बात होगी तो उन लोगों को निश्चित रूप से याद किया जाए जिनकी भूमिका इसको बदलने में रही है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग एक ऐसे नेतृत्व के समय में काम कर रहे हैं जब बिहार बदल रहा है, और हम आप सबको साधुवाद देते हैं कि आपने इस टॉपिक को राइजिंग ईस्ट, बिहार लीड्स द राइजिंग ईस्ट के टॉपिक से इसका एक नेशनल सेमिनार आयोजित किया है। हम सब आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद शेखर सर, आपसे रिक्वेस्ट एक है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि पूर्वोदय में बिहार अग्रणी भूमिका निभा रही है, लेकिन बहुत बार ये देखने को मिलता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा बिहार के ज़िले और उसके ब्लॉक्स के नाम आते हैं। क्या सच में इसमें बिहार अग्रणी भूमिका निभा रही है? दूसरे राज्यों के तुलना में हम करते हैं तो उसकी क्या आंकड़ा है, थोड़ा आप उस पर बात करेंगे और हम सबको एक मैसेज देंगे तो हमारे लिए एक ज्ञान का अवसर होगा। ऑनरेबल डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जो इस पूरी परिचर्चा के प्रणेता हैं, हम सबों के मार्गदर्शक हैं, मंचासीन राज्य सरकार के आदरणीय मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी, हमारी लीड नॉलेज इंस्टीट्यूशन CIMP के निदेशक राणा जी, SGT के वाइस चांसलर, उपस्थित अन्य यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्यगण, विद्वत जन, इस बिहार लीडर ऑफ द राइजिंग ईस्ट में प्रतिभाग कर रहे तमाम लोग, इस चर्चा का संचालन कर रहे हमारे मित्र पाठक जी। सुबह के सत्र से हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी जो विशुद्ध नवाचार है और बिहार को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक हो रहा है। इससे पहले कि मैं पाठक जी के प्रश्नों का जवाब दूं, मैं बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट नहीं, ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उसके 4 पिलर्स होते हैं। और आज बिहार में वो चारों पिलर, जब आप जाएं कहीं भी, विनय जी आपके इस वर्कशॉप के लिए कल मैं फील्ड विजिट करके तैयार हुआ हूं। विनय जी, मैं आपसे कह रहा था कि आपके इस वर्कशॉप में आने के पहले मैं एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फील्ड विजिट करके तैयार किया हूं कि मैं जो बोलूं दैट इज इररिफ्यूटेबल। एनी नेशन, एनी सोसाइटी which has achieved transformative development requires some essential prerequisites. The first and foremost is, अगर आपको path breaking, अपने rate of change को change करना है, you need political leadership, political will, एक ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति जो चीजों को बहुत तेजी से परिवर्तित करना चाहती है। Incidentally, at the center, Honorable Prime Minister, and at the state, आप जैसे लोग, they showed
exemplary political will to change the state. And that's one precious opportunity that both Center and Bihar had to become the leader of the rising East. Exemplary demonstrated political will. The second, which is very important prerequisite, is public finance. आप तेजी से विकास करना चाहते हैं तो आपके पास पब्लिक फाइनेंस होनी चाहिए, पब्लिक फंडिंग होनी चाहिए। अभी सारे लोगों ने, डिप्टी सीएम इंक्लूडेड, उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में बिहार का जीडीपी हैज सीन अ 300%, 3 गुना ग्रोथ उसमें हुआ है, एंड अ लॉट ऑफ इट इज फंडेड फ्रॉम द सेंट्रल स्कीम्स। सो पहली बार पिछले 10 सालों में बिहार हैड public finances, public funding for implementing all credible plans. दुनिया का जो सेकेंड एसेंशियल प्रीरिक्विजिट था कि पॉलिटिकल विल हो लेकिन पब्लिक फाइनेंसिंग ना हो तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तो दूसरा पब्लिक फंडिंग जो रिक्विजिट है उसे भी बिहार को प्राप्त था। तीसरा, जिसका सुबह में विनय जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का एग्जाम्पल देकर के बताया, इज अबाउट पार्टिसिपेशन, इज अबाउट पार्टनरशिप्स। आपको जब बहुत तेजी से बढ़ना है, देन डेवलपमेंट बिकम्स एवरीबॉडीज बिजनेस। ये केवल सरकार का बिजनेस नहीं होता है। यूनिवर्सिटीज, एकेडमिया, एनजीओज, कॉरपोरेट, सीपीएसईज, ऑल हैंड्स ऑन द डेक। जब तक सारे स्टेक होल्डर्स को आप जोड़ करके अपने विजन पे काम नहीं कराते हैं, यू डोंट गेट ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट्स। बिहार ने इंसिडेंटली ये किया, सिविल सोसाइटीज को जोड़ा, आयोग्स बनाए, कॉरपोरेट्स को इन्वॉल्व किया, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, एंड हेंस यू सी दिस ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज कि इतने तेजी से बिहार बदल रहा है। एंड फोर्थ, विच इज मोस्ट क्रिटिकल, इज पीपल सेंट्रिसिटी। लोगों के साथ मिलकर के प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, और बिहार जैसा अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे, बिहार इज द लीडर क्योंकि इसके पास 1.3 करोड़ केवल महिलाएं हैं जो इन 37,000 गांवों में विकास को गति दे रही है। इट इज नॉट ओनली ईस्ट का, विनय जी, दिस इज द लार्जेस्ट वुमेन नेटवर्क इन द कंट्री। और हमने अभी G20 में डिक्लेयर किया, वी वांट वुमेन लेड डेवलपमेंट, ऐसा विकास जहां महिलाएं नेतृत्व प्रदान करें। बिहार इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वुमेन कैन डू व्हेन यू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू लीड। 5,000 MSMEs, स्मॉल एंटरप्राइजेस इन SHGs का है। दे हैव अ वैल्यू वर्थ 70,000 करोड़। आप जब गांव में जाएंगे तो पोषण सखी, बैंक सखी, ये सब हमारी SHGs की दीदी काम कर रही है। ऑनरेबल मिनिस्टर, आप कंफर्म करेंगे। हेंस बिहार हैज बिकम लीडर क्योंकि इसने वुमेन लेड डेवलपमेंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन को अपने कोर में रखा। लीडर्स करते क्या है? व्हेन एनी स्टेट, एनी कंट्री वांट्स टू बिकम लीडर, आपको अपना रेट ऑफ चेंज को चेंज करना पड़ता है। जिस गति से आप बदल रहे हैं उसको परिवर्तित करना पड़ता है। पिछले 10 साल में देश की सारी राज्यों को समान रूप से स्कीम्स मिले, अवसर मिले, संसाधन मिले, लेकिन जब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखते हैं, जिस चश्मे से देश अब गरीबी को देखता और समझता है, MDPI कहते हैं, बिहार में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोग, 3.77 करोड़ लोग पिछले 10 साल में पॉवर्टी को एस्केप किए, विच इज फेनोमेनल। बहुत कम राज्यों में, बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में जहां 10 वर्षों में लगभग 4 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को एस्केप करके बाहर निकल आते हैं। ये कंफर्म करता है कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट सोशल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और खास करके जो बिहार का मॉडल है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट। इनके यहाँ मानव विकास आयोग है शायद, जो अपने में अनूठा है। दे हैव सेवरल इंडिकेटर्स विच दे मॉनिटर to ensure that there is human development improvement, which is in itself a navachar.
Second, how do you become a leader? You have to be contemporary with the practices which is happening in the world. आपको आश्चर्य होगा विनय जी, अगर आप आज सेक्रेटेरिएट जाएंगे, बिहार हैज ए विकसित बिहार स्ट्रैटेजी रूम, किसी और स्टेट के पास नहीं है, जहां पर ये देख रहे हैं 81 या कितने इंडिकेटर में प्रेम प्रकाश जी हैं प्लानिंग से, विच दे आर मॉनिटरिंग, और ये चाहते हैं कि देश में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इन 81 इंडिकेटर्स में इनका हो. हाउ? यूजिंग डेटा. इन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्टैब्लिश किए हैं. वहां से एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी जिले में किसी कार्यक्रम की कैसी रूपरेखा है, कैसी प्रगति हो रही है, इसे आप देख सकते हैं. सो ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस जब आप एम्प्लॉय करते हैं, इंसिडेंटली बिहार कर रहा है. डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, women's involvement in policy and implementation, use of evidence to inform policy. इन्होंने मुझे लगता है सैकड़ों बेस्ट प्रैक्टिसेस जिले से कलेक्ट किए हैं जो इन्फॉर्म करते हैं कि व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, और उसको यूज करके दे आर मेकिंग न्यू पॉलिसीज, दे आर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स. क्योंकि गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स यहाँ पे काम करने लगा है, कर रहा है, मैं आपको बताता हूं कि बिहार कैसे न केवल पूरब में बल्कि पूरे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आगे बढ़ रहा है. आप SDG 6 पे आइए, विच इज अबाउट ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन टू इट्स पीपल. आप विश्वास नहीं करेंगे, जब यहां पर 2014 में हर घर नल का जल कार्यक्रम आप लोगों ने प्रारंभ किया, बिहार का पाइप्ड वाटर सप्लाई कवरेज कितना था, कोई बता सकेंगे? दे विल गेट एन अवार्ड. बिहार का कवरेज 1% था. ओनली 1% हाउस होल्ड्स इन बिहार हैड पाइप्ड वाटर सप्लाई कवरेज. द सेंट्रल जल जीवन मिशन स्कीम has now provided functional household tap connection to 2 crore households. And Bihar is now 97-98% covered when it comes to drinking water. And second, sanitation, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा लगाव है. बिहार एकमात्र राज्य है जिन्होंने अपना स्वच्छता का कार्यक्रम लोहिया जी के नाम से स्टार्ट किया था. जब स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ इस देश में, बिहार का कवरेज 12% था. केवल 12% घरों में विनय जी लोगों के पास शौचालय की सुविधा थी. 5 वर्षों में बिहार ने 1.5 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण कराया, और ये निर्माण से मल्टी डिमेंशनल इंप्रूवमेंट्स हुए. एक, मानवीय गरिमा. सोचिए, हमारी महिलाएं सड़क के किनारे बैठ करके शौच करती थी, लोग गाड़ियों से जाते थे, उठक बैठक चलती थी. मुझे याद है जब बिहार के ऑफिसर्स को ऑनरेबल PM एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आई डोंट वांट माय वुमेन टू बी प्रिजनर्स ऑफ डे लाइट. बहुत चुभा था. जैसे डे लाइट होता है, सब स्वतंत्र होते हैं, सब बाहर निकलते हैं, सब अपना काम करते हैं, पशु पक्षी भी बाहर आते हैं. लेकिन हमारी महिलाएं, क्योंकि शौचालय नहीं था, वो जैसे सूर्योदय होता था कमरे में कैद हो जाते थे. उन्होंने कहा ये प्रिजनर्स ऑफ डे लाइट है. और इसीलिए बिहार पे इतना फोकस करके, रेगुलर फंड करके, फाइनेंस करके आज बिहार खुले में शौच मुक्त है. उससे भी आगे बढ़ करके आपने स्वच्छ भारत मिशन में अब हर एक गांव में सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था की है. मैं कल बेगूसराय में था, मैंने देखा गांव के सामने लोग शोकपीट बनाए हैं ताकि खुले में जल प्रवाहित ना हो. कूड़े का निपटान करने के लिए कंपोस्ट गड्ढा बनाए हैं. इन इंपॉर्टेंट SDG पे जहां पूरी दुनिया हाँफ रही है, करोड़ों करोड़ लोगों को पेयजल नहीं है, स्वच्छता की सुविधा नहीं है, वहां पर बिहार इसका पायनियरिंग एग्जाम्पल है कि कैसे अपने लोगों को पब्लिक हेल्थ इंश्योर करने के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन दिया जा सकता है. आपकी SHGs की महिलाएं, आपके पंचायत के लोगों ने जिस मेहनत से इस बिहार को खुले में शौच मुक्त बनाया है और हर घर जल का नल युक्त बनाया है, नल का जल,
ये अपने आप में एक लिविंग एग्जाम्पल है। ईस्ट का ही नहीं, देश का इतने बड़े पैमाने पर किसी ने ये सुविधा और जगह नहीं दी है। दूसरा एसडीजी लीजिए जो कि जेंडर रिलेटेड है, विच इज अबाउट जेंडर जस्टिस। तो आप देख ही रहे हैं कि बिहार में कितना बड़ा धन आज एसएचजीज के पास है। बिहार अगेन आई एम सेइंग 1.5 करोड़ महिलाओं के साथ 10 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के साथ बिहार नंबर 1 है। बिहार इज नॉट ओनली लीडर ऑफ द ईस्ट, बिहार इज द नेशनल लीडर व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग ए नेटवर्क ऑफ women and women entrepreneurship. समावेशी विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारा एसडीजी नंबर 8 है। इसमें भी अगर आप देखें तो इनके यहाँ पे एक्सक्लूसिव मिशन है जो SC STs के लिए महादलित विकास मिशन करके इन्होंने बना रखा है और सबसे गरीब तबके के लोगों को कई सारी सुविधाएं ये समेकित रूप से प्रदान कर रहे हैं। इनके यहाँ जब मैं बेगूसराय में कल था तो 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स मैंने देखे। एक, इन्होंने अभी महिला संवाद चला रखा है। हर एक गांव में, प्रदेश में महिला संवाद चल रहा है जिसमें खास करके SC STs, OBCs, पिछड़ी महिलाएं जो हैं उनको कम से कम 2 दर्जन स्कीमों की सुविधा सरकार पहुंच करके दे रही है। Isn't it a transformative governance design? एक अंबेडकर जी के नाम से इनका भी बाबा भीमराव अंबेडकर समग्र योजना, इसके तहत इन्होंने डैशबोर्ड बना रखा है। जितने भी SC ST के लोग हैं उनको अगर कोई सुविधा नहीं मिलती है वो वहां पर अपलोड होता है और उनको एड्रेस किया जा रहा है। Isn't this a pioneering example of data driven governance? आज बिहार में 80% पंचायतें डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है। भारत नेट से और अन्य सुविधाओं से इनके 80% पंचायतें आज कनेक्टेड हैं। 30 लाख बच्चे डिजिटली, इनके रिसोर्स सेंटर्स होते हैं हर एक ब्लॉक में, एक मैं कल देखा, वहाँ स्किल का ट्रेनिंग पा रहे हैं। इन्होंने सेल्फ हेल्प असिस्टेंस की व्यवस्था की है कि कोई युवा जो अभी तक जॉब नहीं पा रहा है उसको 1000 रुपए का स्पेशल असिस्टेंस देते हैं। इनके यहाँ क्रेडिट कार्ड है स्टूडेंट्स के लिए जिसमें लाखों बच्चे स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड पा करके और उसका लाभ ले रहे हैं। मैं अंत करने के पहले एक चीज कहना चाहता हूं, चूंकि आज के इस कार्यक्रम के प्रणेता डॉक्टर विनय जी ने कहा कि बिहार इज कैपिटल ऑफ एस्पिरेशंस। ये सच है, एस्पिरेशंस होना कोई बुरी बात नहीं। बिहार में 61 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं जो 27 जिलों को कवर करते हैं, 13 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इस कार्यक्रम को नीति आयोग में मैं ही देखता हूं। इसीलिए मैंने सोचा अंत में विनय जी को मैं बताऊं कि हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में क्या किया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 13 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स ने IMR में 15 से 20% की कमी की है, MMR में कमी की है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को लगभग 100 तक पहुंचाने का कार्य किया है और 25% एडिशन वहां पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का हुआ है। जो सबसे पिछड़े जिले माने जा रहे थे वहां पर तेजी से हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी हो रही है। ऑलमोस्ट ऑल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 15% का लर्निंग आउटकम्स का इंप्रूवमेंट हुआ है। न्यूमरेसी में, मैथमेटिक्स में वो और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हर वो अधिकारी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक पे काम करते हैं उनका हम लोगों ने लीडरशिप ट्रेनिंग, ताकि सोच बदले कि ये नहीं बदल सकता है। लोग कहते हैं कि बड़े प्रोग्राम्स, बड़ी चुनौतियां जब आप स्वीकार करते हैं तो पहले माइंडसेट पे काम होना चाहिए, स्किल सेट्स पे काम बाद में होनी चाहिए। तो उनके माइंडसेट्स को बदलने के लिए कि बिहार कैन बी द लीडर ऑफ इंडिया, हमने सभी लोगों का माइंडसेट इन्वेस्टमेंट के तहत उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग कराई ताकि वो अपने सेक्टर्स को लीडें और उसके बाद सारे ब्लॉक लेवल अधिकारियों की भी ट्रेनिंग कराई जिससे कि वो आगे बढ़ें। हमने अभी 3 महीने का संपूर्णता अभियान चलाया था।
बिहार के सबसे ज़्यादा ब्लॉक, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आगे बढ़े हैं। और पाठक जी, मैं ख़त्म करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि एस्पिरेशनल बिहार बहुत जल्दी इंस्पिरेशनल बिहार बनने वाला है। ये न केवल ईस्ट का लीडर होगा बल्कि ये पूरे देश का लीडर होगा। और जब हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए बिहार उसके केंद्र में है, उसके मूल में है। और बिहार की ताकत, बिहार की शक्ति को लेकर के देश विकसित देश बनेगा। आप सब महानुभावों का बहुत धन्यवाद। हिंदू एकेडमिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी एक तरह से समावेशी करते हुए यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब हैं। आप सभी से आग्रह है कि अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन का हमारे पास समय है, अगर उस बीच में आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से या आनंद शेखर जी से तो आप पूछ सकते हैं। जी, मेरा परिचय है डॉक्टर सुधांशु कुमार, मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ, सह प्राध्यापक। तो आनंद शेखर जी से मेरा प्रश्न है, चूँकि बिहार के बारे में चर्चाएं होती हैं तो आंकड़े के 2 पहलू होते हैं। सामान्य सा आंकड़ा है कि हमने कहा कि बजट का आकार इतना गुना बढ़ गया, लेकिन जब हम उसको प्रति व्यक्ति के में कन्वर्ट करते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं। कई बार हमारी जब ग्रोथ रेट की भी बात होती है, जीडीपी में भी पिछड़ जाते हैं हम प्रति व्यक्ति आय में। तो हमारा यह प्रश्न है कि नीति आयोग से अपेक्षा है कि शोध आधारित भी कुछ सहयोग बिहार को भी मिले और कुछ हो, तो क्या आपने गौर किया है कि कन्वर्जेंस एक कॉन्सेप्ट है, आप सहमत होंगे कि अगर हम 2011-12 का प्रति व्यक्ति आय बिहार का लें तो देश का 36%, 38% है, और 2022-23 में जाकर के वह घट के 36% है। तो जब हम प्रति व्यक्ति आय के कांस्टेंट प्राइस में आप जाएंगे, आंकड़ों को चेक करेंगे, तो अगर हम राष्ट्रीय औसत की तरफ कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं तो क्या उपाय किए जा सकते हैं कि कम से कम हम राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करें, फिर राष्ट्रीय औसत से आगे की ओर भी बढ़ें। हमारी अपेक्षा रहेगी कि आंकड़ों को सही संदर्भ में आप प्रस्तुत करें। थैंक यू। एक और क्वेश्चन अगर कोई लेना चाहते हैं तो जी, इसे यहाँ पे इस साइड। आकांक्षी बिहार को इंस्पिरेशनल बिहार में बदलने के लिए बहुत सारे डाटा ड्रिवन एग्जाम्पल्स दिए हैं, और इसके पहले माननीय मंत्री जी ने और विनय जी ने दोनों ने कहा कि ये विकसित भारत या विकसित बिहार की परिकल्पना सिर्फ आर्थिक परिकल्पना नहीं है, ये समावेशी विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ का, जो आपने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की बात की 6, 7, 8, इसमें शिक्षा की एक बड़ी भूमिका है। और बिहार में जो बदलाव आ रहा है उसमें शिक्षा में एक बड़ा बदलाव आया है, लेकिन इसके बावजूद जो एक समग्र शिक्षा, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का विकल्प हमको देना चाहिए, उसमें शायद कहीं हम पीछे छूट रहे हैं। जैसे आज ही का उदाहरण लें, इतने महत्वपूर्ण पॉलिसी डिस्कोर्स में बिहार के विश्वविद्यालय गायब हैं, इस पर चिंतन होना चाहिए। से छोटा सा प्रश्न है, जिज्ञासा है कि सारे उपक्रम जो हम करते हैं वो लोग के केंद्रित होना चाहिए, तो क्या सोशल ऑडिट नहीं होना चाहिए? लोग की आकांक्षा और लोग संतुष्ट है कि नहीं, ये हमको लगता है बिहार के संदर्भ में यह पूरी तौर से गायब है। लोग का क्या सोचना है, हम मान लेते हैं कि लोग के लिए हमने जो कर दिया वो ठीक कर दिया, लेकिन लोग का की आकांक्षा क्या है, तो सोशल ऑडिट होने का एक की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं? तीनों प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और मैं बहुत संक्षेप में उसका जवाब देना चाहता हूं, बाद में हम लोग और बात करेंगे। सोशल ऑडिट पुराने डेवलपमेंट डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है, जहां पर लोग इन्वॉल्व नहीं होते थे, तो बाद में उन्हें अवसर दिया जाता था कि आप लोग बैठ के देखिए ये काम ठीक हुआ या नहीं हुआ। आज बिहार में जिस तरीके से काम हो रहा है, और मैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स की बात कर सकता हूँ, यहाँ काम का प्रारंभ ही चिंतन शिविर से हुआ। बिहार के 61 ब्लॉकों में चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किए गए, जहाँ पर कि सारे वर्ग के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब दिया। एक, ऐसा क्यों है कि बाकी के जिले बगल वाले ब्लॉक आगे बढ़ गए और हम पिछड़े रह गए। दूसरा, वो 3-4 चीज हम अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं जिससे कि हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा, इसमें सरकार का क्या
योगदान हो और हम आम लोग क्या योगदान कर सकते हैं। आप लोग जरूर अगर इन 61 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में कभी जाएं तो वहाँ इस चिंतन शिविर के बाद जो स्ट्रैटेजी बनी है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन उसको देखें। आपको लगेगा कि ये बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल डॉक्यूमेंट है। सोशल ऑडिट करिए, बहुत सारी योजनाएं हैं जहां सोशल ऑडिट अलाउड हैं और वो होना भी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रारंभ से ही लोगों को नियोजन में, क्रियान्वयन में इन्वॉल्व रखेंगे तो सोशल ऑडिट के बहुत चकित करने वाले परिणाम आपको नहीं आएंगे। दूसरा, जो एजुकेशन पे आपने बात की, चूंकि पाठक जी नाराज हो जाते अगर मैं और ज़्यादा बोलता तो मैं ऐसे ही ज़्यादा समय ले लिया था। एजुकेशन में बिहार पूरे देश में सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगेंस्ट बजट इन्वेस्ट करता है। ये लगभग 40% है कंपेयर टू नेशनल एवरेज ऑफ 20%। अगर आप जीएसडीपी से भी कंपेयर करेंगे तो बिहार इन्वेस्ट्स अराउंड 1.6% ऑफ इट्स जीएसडीपी ऑन एजुकेशन कंपेयर टू 0.6% ऑफ द नेशनल एवरेज। तो ऐसा नहीं है कि बिहार शिक्षा में निवेश नहीं कर रहा है। आज आप देखेंगे वर्चुअल क्लासरूम्स बिहार में चल रहे हैं। हम लोग को अपने विश्वास नहीं होता है कि बिहार में ये हो रहा है। डिजिटल क्लासरूम्स चल रहे हैं, वर्नाकुलर में पढ़ाए जा रहे हैं। तो एजुकेशन आगे बढ़े, इस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट और मशक्क़त हो रही है। देश का पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का एवरेज 16 है। बिहार में आप सुना अभी ऑनरेबल सीएम ने कहा हमारे यहाँ 30 यूनिवर्सिटीज़ है। थोड़ा लर्निंग इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। मुझे बताया गया कि ऑनरेबल गवर्नर ने सारे यूनिवर्सिटीज़ को कहा था कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत लोग आए, बहुत लोग नहीं हैं। ओके ओके, yes, But the contribution of education is not being perception on the basis of perception. It is not being recognized and taken care of. See, in the holistic development of Bihar, the role of universities, role of higher education is not being recognized, so much so in others. It is true, we are investing a lot. I am one of the member of the advisory committee of state government, and I know all these things. What we are saying is a different thing. no, that's fine. So I'm saying there are two things that happen when you invest in education. One, if your learning outcomes are improving, it has to be recognized. Every year annual reports are recognizing this. And second, investment in education is an investment in future. It is not an investment whose returns will come tomorrow. कि आज खेती कर लिया 3 महीने बाद काट लेंगे. Investment in education doesn't happen like that. A generation is built whose contributions will accrue some time later. My economist friend, the whole effort is on building some level of economic parity across states. It's a long drawn thing. We have asked each state to do their own vision. हम लोग सर हर एक राज्य को ये मदद कर रहे हैं कि आप अपना विजन बनाएं। बिहार भी अपना विजन बना रहा है। चीफ सेक्रेटरी लेवल के स्तर पे कई सारे ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बने हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। पूर्वोदय का भी इनपुट है और बिहार ये बता रहा है कि कैसे वो 2047 तक जाकर के जो भी हमारा नेशनल एवरेज होगा पर कैपिटा का उसको अचीव करेगा। हम लोगों ने प्रारंभिक रिपोर्ट देखी है। बिहार इज ऑन अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन टू अचीव द नेशनल एवरेज एंड द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ लीडर इज आप सीमित संसाधनों में असीमित प्रगति करते हैं। And that you do through good governance principles, through use of technology, through use of people. और मुझे लगता है बिहार इस गति में अच्छा कार्य करे। सर एक सवाल मेरा यहाँ पे है माननीय अशोक चौधरी जी से। वो राज्य के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। सर इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि बिहार में शिक्षा विभाग का बजट जो है लगभग 70,000 करोड़ के आसपास है। उसमें हायर एजुकेशन पे सरकार 7,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। जो NIRF की जो रैंकिंग जारी होती है तो उसमें से बिहार के जो 12 विश्वविद्यालय हैं उसमें से 11 तो अप्लाई ही नहीं करते हैं। केवल एक विश्वविद्यालय हमारा होता है पटना विश्वविद्यालय, जिसकी रैंकिंग 51 से 100 के बीच में है। पिछले 20 साल से लगातार आप लोगों की सरकार है। आपको नहीं लगता है सर कि जिस बिहार में पिछले 5 साल पहले
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 46 पदों के लिए बहाली निकाली थी, वो बहाली अब तक पूरी नहीं हुई है। कई पीढ़ियां बिहार के सरकारी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में बिना असिस्टेंट प्रोफेसर के, लैब टेक्नीशियन के कई पीढ़ियां डिग्री लेके निकल गई सर, और आपके पास ढंग के प्रोफेसर नहीं मिल पाए, ढंग के लैब टेक्नीशियन नहीं मिल पाए। मुंगेर का एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है आपका, RD&DJ करके कॉलेज है सर, वहाँ के केमिस्ट्री लैब में आप स्थिति पता कर सकते हैं, पिछले 2 दशकों से वो लैब खुला नहीं है सर, और आपकी भी सरकार 2 दशकों से है। क्या आपको लगता है कि ये सरकार, अगर हमारे बच्चे इस तरह से अगर JNU BHU के बच्चे से मुकाबला करेंगे तो क्या हम compete कर पाएंगे? सर यही सवाल है हमारा आपसे। देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है, आपका प्रश्न अच्छा है और बिहार के बच्चों से रिलेटेड प्रश्न है। लेकिन आपको याद होगा कि पहले नीतीश जी की सरकार आने के पहले यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन थी, जिसको नीतीश जी ने भंग किया था क्योंकि वहाँ पर करप्शन बहुत था, और प्रोफेसर्स की जो बहाली हुई थी, उस प्रोफेसर की बहाली में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई थी और बदनामी भी हुई थी। तो उसके बाद, और प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के प्रोफेसर थे वो सब जेल भी गए थे, तो माननीय नेता ने ये निर्णय किया कि हम इसको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से कराएंगे, और बिहार पब्लिक सर्विस ने वैकेंसी भी निकाली और उसके बाद बहालियां हुई। बट क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन खुद ही इतना ओवरलोडेड था कि हमारे जो प्रोफेसर्स की नौकरी थी उसको देने में उनको डिले हो रहा था, तो जब हम 15 में एजुकेशन मिनिस्टर बने तो हमने नीतीश जी को एक डेटा दिया था कि हमारे जो प्रोफेसर के रिटायरमेंट्स कैसे हो रहे हैं और BPSC की जो बहाली की जो स्थिति है वो कैसी हो रही है, उनको पूरा चार्ट बना के दिखाया था। और क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को भंग किया था, ही वॉज नॉट रेडी टू क्रिएट अगेन यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, बिकॉज ही यूज्ड टू फील कि दैट अगेन थिंग्स विल हैपन लाइक दिस, लेट BPSC डू इट, बिकॉज ही हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन BPSC। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे लोगों ने काफी समझाया और उसके बाद यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनी। वो हमारे समय बिल फिर से आया और बना। अब जब कमीशन बन गया है तो बहुत से सब्जेक्ट्स को उन लोगों ने क्लियर कर दिया है। हमारे यहाँ हिस्ट्री के, और आप देख रहे होंगे जो वैकेंसी निकली है, अभी लगभग हम लोगों ने 50,000 लोगों को बहाल करने का प्रोसेस बहाल कर लिया है, और प्रोसेस अभी शुरू है, अभी पॉलिटिकल साइंस का आने वाला है। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों का ध्यान है, और पिछले जब से यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनी है तो आप देखिएगा प्रोफेसर की बहाली की स्पीड जो है काफी बेहतर हुआ है। सरकार इन सब चीजों पर चिंतित है। नीतीश कुमार के साथ एक प्लस पॉइंट है, मतलब आपको हम बता रहे हैं क्योंकि आप जर्नलिस्ट भी हैं और एक सेंसिटिव सिटीजन भी हैं, कि हर चीज पर उनकी नजर रहती है और हर चीजों पर उनका ध्यान रहता है। इसके पहले हम किन परिस्थितियों में नीतीश जी को यह बिहार मिला था उसको ध्यान रखिए, दैट बिहार वॉज 2.8% ऑफ ग्रोथ रेट, and now we are the leading in whole country. How it has happened in 20 years? किसी ड्राइवर को ऐसी गाड़ी दीजिए ना, उसमें गाड़ी में टायर है ना, उसमें बैटरी है ना, हॉर्न है ना, उसका बत्ती जलता, कहिए आप रेस जीत करके आइए हिंदुस्तान का, तो कैसे जीतेगा? तो पहले तो वो सब रिपेयर करेगा ना। नाउ द बिहार हैज बीन, अब जो आने वाला जो हमारा ये 5 वर्ष है, ये आर्थिक संपन्नता का समय है। हमने मूलभूत संरचनाओं का निर्माण कर लिया। अब कितने IIT बने, कितने यूनिवर्सिटीज बने, कितने मेडिकल कॉलेज बने? कैन यू थिंक इन लास्ट 10 years? कैन यू थिंक कितने मेडिकल कॉलेज हमारे बनाए गए हैं? कौन जाएगा वहां? तो हमारे ही बच्चे जाएंगे, प्रोफेसर में बहाल होंगे, डॉक्टर में बहाल होंगे। तो वी हैव चेंज एवरीथिंग। नाउ वी हैव टू बी केयरफुल दैट व्हाट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट वी आर गोइंग टू सी, whom we are going to vote। हम आने वाला 5 वर्ष किसको, किसके हाथ में बिहार दें, यह चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाला 5 वर्ष वैसे नेतृत्व में होना चाहिए जो हमें आर्थिक संपन्नता प्रदान परिस्थितियों में। यही एक मोटा मोटी बात है। थैंक यू। धन्यवाद सर। आगे भी सेशन को लेकर के जाना है और समय की एक पाबंदी है हमारे साथ में। यह समय हम सबको एक बाधित करता है, एक जुड़ाव का मौका भी देता है। तो यह समय इस सत्र का अभी संपन्न होता है। आप दोनों वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और बिहार किस भूमिका में बिहार पूरे देश को लीड कर रहा है, पूर्वोत्तर को लेकर के आगे जा रहा है, उसके बारे में आपने चर्चा की। अभी हमारा अगला सत्र 2 बजे से होगा, जिसमें श्री मुकुल प्रियदर्शी जी, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी, SK झा जी और सुनील कुमार जी रहेंगे। सबसे पहले
डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी। कृपया तालियों से उनका स्वागत करें। प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार जी CIMP से, कृपया इनका तालियों से स्वागत करें। हमारे तीसरे वक्ता कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे, बट हम अपने सेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं धनराज जी से आग्रह करूंगा कि वो आके गुरु जी का स्वागत करें। अब मैं विकास जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रोफेसर सुनील कुमार जी का स्वागत करें। थैंक यू, माय प्लेजर। धन्यवाद। ये सत्र डिलीवरिंग डेमोक्रेसी सेंट्रल पॉलिसीज़ इन बिहार, इसमें हम सेंट्रल पॉलिसीज़ और उसके इम्पैक्ट जो बिहार पे रहे हैं पिछले 2 दशकों में और आगे की क्या दिशा होनी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार जी से आग्रह करूँगा कि वो अपना वक्तव्य दें, और वो स्लाइड का यूज़ कर रहे होंगे तो कृपया आप स्क्रीन पे भी नज़र बनाए रखें। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सबको नमस्कार। राइजिंग बिहार, रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। वी कैनॉट इमेजिन राइजिंग बिहार without rising agriculture. I think all of you will agree with this. तो बिहार में एग्रीकल्चर से संबंधित क्या अचीवमेंट्स हुए हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद एक दूसरा सेक्टर है टूरिज्म, उसके बारे में भी ब्रीफली हम चर्चा करेंगे। Okay, I'd like to start by saying agriculture continues to be a significant sector for Bihar's economy. जहाँ तक GSDP में एग्रीकल्चर सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात है, लगभग 24% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 70% से अधिक जो बिहार की जनसंख्या है वह कृषि पर आधारित है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कृषि क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों के समान ही बिहार में तेज़ी से विकास हुआ है। कई आंकड़े हैं, एक आंकड़े की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पिछले 10 वर्षों में यदि हम ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की बात करें तो बिहार में जो CAGR जो ग्रोथ रेट रहा है पिछले 10 वर्षों में वह 3.91% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह ग्रोथ रेट 4.09% है। तो लगभग बिहार का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसको हम रोबस्ट मान सकते हैं और राष्ट्रीय औसत के अनुरूप ही मान सकते हैं। बिहार की कुछ विशेषताएं हैं जो एग्रीकल्चर के परिप्रेक्ष्य में बिहार को मजबूती प्रदान करती है। जैसे कि हमारा ज़मीन जो है बहुत ही फर्टाइल है, इंडो गैंजेटिक प्लेन में जो लैंड है इट्स वेरी फर्टाइल, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। वाटर रिसोर्स की कमी नहीं है, कई नदियां हैं।
जो एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स हैं बिहार में बहुत ही फेवरेबल हैं और इसका परिणाम यह है कि हम वर्ष में 3 क्रॉप तक ले सकते हैं। हाल के वर्षों में वेजिटेबल प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है और फल के मामले में भी बिहार में अच्छा प्रदर्शन रहा है। लीची, आम, केला और मखाना, इन सभी फलों का प्रचुर मात्रा में बिहार में उत्पादन होता है और बिहार का एक एग्रीकल्चरल हेरिटेज भी है जिसके आधार पर जीआई टैग मिला हुआ है। जर्दालू मैंगो, शाही लीची, मघी पान, कतरनी राइस, मिथिला मखाना, ये सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। और अभी हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है, स्पेशली अमंग द यूथ इन द स्टेट। ए न्यू जनरेशन ऑफ एजुकेटेड यूथ, they are getting attracted towards agri startups in the field of organic farming, dairy, fishery, agri-tech, and supported by the strong policy support of the state government in the form of Bihar Startup Policy. एग्रीकल्चर सेक्टर के अचीवमेंट्स और कुछ ट्रेंड के बारे में मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। इससे पहले मैं आप सबको इस सभा में यह सूचना देना चाहूँगा कि 2017 से 2022 तक डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, यह एक प्रोग्राम केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था और 2022 के बाद जब इवैल्यूएशन स्टडी किया गया उसमें यह पाया गया कि इस कार्यक्रम में जो सबसे अधिक सफलता जिस राज्य ने हासिल की वो था बिहार और उत्तराखंड। तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम में बिहार का जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ कैच, जो हमारा बेस इफेक्ट था वह उसका भी हमें लाभ मिला है। यदि हम एग्री ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें बिहार की तो हम पाते हैं कि क्रॉप सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 49% है, जबकि एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन 44% है। अर्थात बिहार में किसान के लिए जितना महत्वपूर्ण कृषि है उतना ही महत्वपूर्ण पशुधन एवं जो अन्य संबद्ध क्षेत्र हैं वह महत्वपूर्ण है। पिछले 5 वर्षों में यह भी पाया गया है कि एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, फिशरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट रहा है वह क्रॉप सेक्टर के ग्रोथ रेट से के डबल से भी अधिक रहा है। तो यह हमें दिखाता है कि बिहार में साइलेंटली एक रेवोल्यूशन हो रहा है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में, वह है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर और फिशरी सेक्टर। और फिशरी सेक्टर के बारे में पिछले वक्ता ने बताया भी था कि आज हम आत्मनिर्भर हैं, हमें आंध्र प्रदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। क्रॉप सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर की यदि हम तुलना करें तो पिछले 10 वर्षों में यह देखा गया है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग वेजिटेबल प्रोडक्शन, इसमें तेज़ी से वृद्धि हुई है और इसका परिणाम यह है कि जो ग्रॉस आउटपुट है हॉर्टिकल्चर सेक्टर का वह फूड ग्रेन प्रोडक्शन से अधिक है, प्रोडक्टिविटी भी अधिक है और प्रोडक्शन भी अधिक है। तो ये सारे जो ट्रेंड्स हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही इंकरेजिंग हैं। यदि हम क्रॉप यील्ड की बात करें, लगभग सभी क्रॉप्स में जो बिहार का पर हेक्टेयर यील्ड है इन टर्म्स ऑफ क्विंटल वो लगभग राष्ट्रीय औसत के बराबर है। यदि हम मेज़ और वेजिटेबल्स की बात करें तो बिहार का जो यील्ड है वह राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह भी बहुत इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। और कृषि में जो कुछ भी परिश्रम किया जा रहा है सरकार के द्वारा उसका यह परिणाम है। एक मेंशन में करना चाहूँगा बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप का। बिहार में अब तक में 4 एग्रीकल्चर रोड मैप्स लागू किए गए हैं और जो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप था वह 23 to 28 पीरियड के लिए है। और यह बिहार में जो कहा गया कि पॉलिटिकल विल, लीडरशिप एंड कंसिस्टेंसी इन द डायरेक्शन, इसको यह दर्शाता है। और यह एग्रीकल्चर रोड मैप बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और विशेष रूप से जो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप है इसका बल जो है वह दलहन और तिलहन के प्रोडक्शन पर केंद्रित है। इसका अतिरिक्त इरिगेशन बढ़ाने के लिए और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बढ़ाने पर इसका बल है। कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में मीडिया से हमें उतनी जानकारी नहीं मिल पाती है, जो कि मुझे लगता है कि राइजिंग बिहार के स्टोरी का यह बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। सबसे पहली बात मैं रखना चाहूँगा कि मशरूम प्रोडक्शन में आज बिहार पूरे देश में सबसे आगे है। यह बहुत बड़ी बात है। 10 वर्ष पहले बिहार में मशरूम प्रोडक्शन इनसिग्निफिकेंट था। 10 वर्षों में ही बिहार नंबर 1 पर मशरूम प्रोडक्शन में आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसका जो विशेष जो इसका जो
लाभ है वह यह है कि मशरूम प्रोडक्शन एक छोटे किसान के द्वारा भी किया जा सकता है, उसके पास बहुत अधिक ज़मीन हो इसकी आवश्यकता नहीं है। वर्मी कंपोस्टिंग का प्रचलन बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यह भी एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है और इसके द्वारा हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इको फ्रेंडली मैनर से हम इसे खेत में लगाते हैं और जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसको हम यूज़ कम करते हैं, यह एक बहुत अच्छी बात है। ड्रिप इरिगेशन का भी जो एक्सपेंशन हो रहा है बिहार में वह तेज़ी से हो रहा है और वाटर यूसेज एफिशिएंसी में भी इसका बहुत अधिक लाभ है। और हाल के वर्षों में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के दिशा में बिहार सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब शायद जानते होंगे कि बिहार में क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम हर ज़िले में चलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बिहार में बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो हमें शेयर करना है लोगों के साथ और बिहार का जो लीडरशिप जो ड्यू है वह बिहार को मिलना चाहिए और एग्रीकल्चर के फील्ड में भी हम इस लीडरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जो कि केंद्र सरकार के माध्यम से बिहार में चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार के सपोर्ट से चलाया जा रहा है। कुछ स्कीम्स की मैं बात करूंगा और कैसे उसमें बिहार का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो एक पहला स्कीम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, शायद आप लोग इससे परिचित होंगे, इस कंसेप्ट से परिचित होंगे। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक फार्मर्स कलेक्टिव है जिसमें किसान को संगठित किया जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि जो खेतिहर हैं, जो किसान हैं, वो संगठित नहीं है, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो उनको एक कलेक्टिव के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में। तो केंद्र सरकार का एक स्कीम है 10,000 FPO स्कीम, जिसके अंतर्गत बिहार में भी इसको चलाया जा रहा है और लगभग 900 FPO का गठन किया गया है। FPO के गठन में कई संस्थाओं का योगदान है, नाबार्ड का योगदान है, SFAC का योगदान है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC का योगदान है। बिहार में जीविका भी FPO का गठन कर रही है और ये जितने FPO हैं उनको कई FPOs को बिहार सरकार के द्वारा सीड लाइसेंस और फर्टिलाइज़र लाइसेंस दिया गया है। तो इससे जो हमारे राज्य में जो फर्टिलाइज़र की समस्या होती है उसको भी काफ़ी हद तक उसमें हमें सहायता मिली है। यद्यपि ये जो 900 का जो नंबर है वह एडिक्वेट नहीं है। मेरा यह मानना है कि बिहार में लगभग 10,000 FPO की आवश्यकता है। तो अगले कई वर्षों तक जो है FPO का गठन होगा और FPO को संवर्धित किया जाएगा और इसका लाभ कृषि क्षेत्र को मिलेगा। FPO जो 900 FPO बने हैं उसका यदि आप विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि लगभग 60% FPO ऐसे हैं जो कि कमज़ोर हैं, स्ट्रक्चरली दे आर वीक, दे हैव लो कैपिटल बेस, उनका बिजनेस प्लानिंग कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है, मैनेजरियल स्किल्स की कमी है, एक्सेस टू कैपिटल, उनको बैंक से लिंकेज नहीं हो पा रहा है और वैल्यू चेन से वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सभी बातों पे हमें ध्यान देना है, इन FPOs को हमें स्ट्रेंथन करना है और नए FPO को हमें बिहार में गठन करना है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बिहार का जो एक औसत किसान है वह छोटा किसान है। 91% ऑफ द फार्मर्स इन बिहार दे आर मार्जिनल फार्मर्स, अर्थात उनका 1 हेक्टेयर से कम का लैंड होल्डिंग है और 97% फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स। यदि हम एवरेज लैंड होल्डिंग की बात करें तो बिहार का जो एवरेज लैंड होल्डिंग है, एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग, वह मात्र 0.38 हेक्टेयर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 1.12 हेक्टेयर है, अर्थात राष्ट्रीय एवरेज लैंड होल्डिंग साइज़ का 1/3 है। तो हमारे किसान छोटे हैं और जब तक हम उन्हें FPO में संगठित नहीं करेंगे उनका बार्गेनिंग स्ट्रेंथ को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। जो दूसरा स्कीम है जो कि बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा करना चाहूँगा, वह है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेजेस, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन सब के स्थापना के लिए जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको सस्ते दर पर ऋण दिया जाता है। इसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की सुविधा है और 2 करोड़ रुपये तक का जो लोन है वह CGT MSE के द्वारा क्रेडिट गारंटी इसमें उपलब्ध है। तो इस कार्यक्रम में भी बिहार का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 850 प्रोजेक्ट्स इसमें सैंक्शन किए गए हैं। यद्यपि इसका जो पोटेंशियल है बिहार में अभी बहुत अधिक है और मुझे लगता है कि बिहार सरकार और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें इस स्कीम को प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है। कुछ अन्य स्कीम्स हैं जो केंद्र सरकार से चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन का काफ़ी अधिक प्रसार हुआ है बिहार में।
राज्य सरकार की भी जो स्कीम है जिसमें कि 90% ड्रिप इरिगेशन के लिए और 75% स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए किसान को सब्सिडी दिया जाता है। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है और इसमें कई क्लस्टर्स डेवलप किए गए हैं जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम हो रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सॉयल हेल्थ कार्ड, फार्म मैकेनाइजेशन और हॉर्टिकल्चर एक्सपेंशन पर बल दिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार की ये जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ बिहार उठा रही है और जबकि इसमें अभी भी काफ़ी स्कोप है। एक और अन्य स्कीम है ई नैम इज़ इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट APMC एक्ट 2006 में इसे रिपील कर दिया गया था। तो अर्थात आज बिहार में कोई भी APMC मार्केट नहीं है। जो मार्केट यार्ड्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, लेकिन सरकार के जो मार्केट यार्ड्स हैं उनको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें से 20 मार्केट यार्ड्स ऐसे हैं जिनको ई-नैम के साथ इंटीग्रेट किया गया है और 54 मार्केट यार्ड्स ऐसे हैं जिनका मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है और उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और आप पिछले बजट में आपने सुना होगा कि वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि मखाना डेवलपमेंट बोर्ड का गठन बिहार में किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि मखाना डेवलपमेंट बोर्ड के गठन के बाद बिहार में मखाना के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में बहुत अधिक सहायता मिलेगी और मखाना के उत्पादन में, जिसमें बिहार नंबर 1 पर है, 90% देश का मखाना बिहार में उत्पादित है, उसमें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद मैं एक अन्य योजना के बारे में बात करना चाहूँगा जहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं जो कि मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। किसान क्रेडिट कार्ड, यह एक ऐसा साधन है जिससे छोटे किसान को बैंक से ऋण उपलब्ध होता है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में बैंकों की जो सहभागिता है वह अपेक्षित स्तर से कम है। यदि हम CD रेशियो की बात करें, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, यानी सारे बैंक्स का क्रेडिट और डिपॉजिट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वह 56.9% है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो मानक है कि मिनिमम स्टिपुलेटेड CD रेशियो 60% होना चाहिए, उससे कम है। और राष्ट्रीय CD रेशियो जो 78% है उससे बहुत ही कम है। अर्थात बैंकों का जो योगदान है बिहार के विकास में वह अपेक्षाकृत कम है। और यहाँ पे मैं यह भी बताता चलूँ कि बिहार में जो टोटल डिपॉजिट है वह 5 लाख करोड़ रुपया है। अर्थात CD रेशियो यदि हमें 1% बढ़ाना है तो 5,000 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। जहाँ तक किसान क्रेडिट कार्ड की कवरेज की बात है, यह बहुत ही कम है। मैं अगले स्लाइड में आऊँगा। और एक जो और जो विषय है जो कि बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न, वह है टेनेंट फार्मर्स का। आप सब जानते हैं कि बिहार में बटाई की खेती बहुत अधिक प्रचलित है। एक अध्ययन में पाया गया है कि लगभग 25% ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग जो है वह टेनेंट फार्मर्स के द्वारा कल्टिवेट किया जाता है। चूँकि उनके पास लैंड होल्डिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उन्हें बैंक से किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती है। तो इस पर भी हमें चिंतन करना है और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में हमें सोचना है। तो किसान को KCC से कम ऋण मिल रहा है, टेनेंट फार्मर्स को ऋण नहीं मिल पा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बिहार में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई है। आप शायद ये जानते होंगे कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को यदि हम देखें तो MFI के लिए बिहार सबसे बड़ा मार्केट है। जो MFI का टोटल पोर्टफोलियो है वह 65,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। यह बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है। और जो MFI के क्लाइंट्स होते हैं वो कौन होते हैं? ये छोटे किसान होते हैं, टेनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं जिन्हें बैंक से लोन मिलना चाहिए लेकिन वो MFI के पास लोन के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें लोन 26%, 28% ऊंचे ब्याज दर पर मिलता है। और यह भी देखा गया है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बोरोअर हैं दे रिसॉर्ट टू मल्टीपल बोरोइंग, यानी एक MFI से लोन लेकर उसको चुकाने के लिए दूसरे MFI से लोन लेती है। इस तरह से वो धीरे धीरे जो है डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो यह एक चिंता का विषय है। जो क्रेडिट कवरेज कम है उसके कई कारण हैं, डिमांड साइड फैक्टर्स भी हैं और सप्लाई साइड फैक्टर्स भी हैं। यदि हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो बिहार में जो कुल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग की संख्या है वह है 1,64,00,000 और कृषि विभाग में जो रजिस्टर्ड फार्मर्स की संख्या है वह है 1,80,00,000। इसके विपरीत जो किसान जिनके पास क्रेडिट कार्ड मिला है वह मात्र 38 लाख है। और उससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि जो ऑपरेशनल KCC है, ऑपरेशनल KCC का अर्थ है कि जिन्हें लास्ट ईयर जिस KCC अकाउंट में डिसबर्समेंट हुआ है उसकी संख्या मात्र 12.5 लाख है।
तो जहां 1,64,00,000 किसान हैं, वहां पर ऑपरेशनल केसीसी मात्र 12-12.5 लाख किसान के पास उपलब्ध है। अर्थात केवल 7.5% किसान ऐसे हैं बिहार में जिन्हें ऑपरेशनल केसीसी है। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक और जो समस्या है कि पिछले 5 वर्षों में जो ऑपरेशनल केसीसी की संख्या है वह लगातार कम होता जा रहा है। 5 वर्ष पहले 20 लाख से अधिक ऑपरेशनल केसीसी था, जो कि घटकर आज 12.5 लाख केसीसी हो गया है। तो बैंकों की सहभागिता सुनिश्चित करनी है। इसमें जो एक मुख्य कारण है कि केसीसी में लेंडिंग क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका एक मुख्य कारण यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एनपीए का परसेंटेज बहुत अधिक है। तो इस एनपीए को कम करना आवश्यक है। बैंक का लोन को किसान वापस करें, इसके बारे में उन्हें जानकारी देने की आवश्यकता है। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बैंक के साथ मिल करके रिकवरी जो कैंपेन है उसमें काम करना पड़ेगा। एक और डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एग्रीकल्चर क्रेडिट टू एग्री जीवीए। यह जो रेशियो है राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखें तो यह रेशियो 54% है, जबकि बिहार में यह 41% है। अर्थात जो एग्रीकल्चर क्रेडिट का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर जीडीपी में, वह राष्ट्रीय औसत के तुलना में बहुत ही कम है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मैंने पहले भी कहा था कि एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, और बिहार में जो विशेष रूप से जो छोटे किसान हैं उनके लिए एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनके लिए ये एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, और डिस्ट्रेस के समय में उनके लिए यह एक बैंक के रूप में भी काम करता है। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि पिछले 5 वर्षों में एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर और फिशरी सेक्टर का ग्रोथ रेट क्रॉप सेक्टर का डबल से भी अधिक रहा है। तो ये बिना बैंक के फाइनेंस के यह ग्रोथ हो रहा है। इसमें बैंक का फाइनेंस आवश्यक है और इस ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और ग्राफ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें कि एवरेज मंथली इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, ये NSSO के डेटा पर आधारित है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो एनिमल हस्बेंड्री का शेयर है एक एवरेज एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के इनकम में, वह 15% है, जबकि बिहार में यह 23% है। कहने का अर्थ यह है कि दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर अधिक महत्वपूर्ण है, और यदि हम कृषि का विकास चाहते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। एनिमल हस्बेंड्री में भी जो क्रेडिट फ्लो है वह जो हमारा रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ही कम रहा है। तो ये सारी समस्याओं के बारे में हमने चर्चा की है। कुछ मैं सजेशन देना चाहूँगा वे फॉरवर्ड के रूप में। पहला तो यह है कि बिहार में एग्रीकल्चर क्षेत्र में कैपिटल फॉर्मेशन पर हमें बल देना है, और कैपिटल फॉर्मेशन पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों से होता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है, साथ ही साथ बैंक क्रेडिट स्पेशली टर्म लोन के माध्यम से हमें प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाना है। जब तक हम कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बढ़ाएंगे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नहीं बढ़ पाएगा। केसीसी का कवरेज बढ़ाना है, हमें इंश्योर करना है कि सभी किसान के पास केसीसी उपलब्ध हो। एक और योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि पूरे राष्ट्र में उसको लागू किया जा रहा है। कुछ कारणों से बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ऑप्ट आउट कर लिया है, और इसके जगह पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना चलाया जा रहा है। इसमें कई समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बिहार में पुनः अगर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वह किसान के हित में होगा। जो डेयरी सेक्टर, फिशरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर, गोट सेक्टर, इन सब के लिए इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है, तो इनके लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। इसके लिए हमें काम करना है कि इस सेक्टर में भी इंश्योरेंस उपलब्ध हो। इससे इसका लाभ यह होगा कि इस सेक्टर को बैंक से लोन अधिक मिल पाएगा। टेनेंट फार्मर के लिए हमें सोचना है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के रूप में टेनेंट फार्मर्स को गठित करके उन्हें बैंक से लिंक किया जा सकता है, और उनके द्वारा बिजनेस इंटरप्राइजेस को बढ़ाया जा सकता है। और FPO इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। बिहार जैसे राज्य में FPO की आवश्यकता बहुत ही अधिक है, उन्हें स्ट्रेंथन करना है। साथ ही साथ जो अलग अलग विभाग द्वारा FPO से संबंधित जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका कन्वर्जेंस होना चाहिए। FPO को सभी विभाग के जो स्कीम्स हैं उसका लाभ मिल पाए, एक कन्वर्जेंस मॉडल के तहत इसको किया जाना चाहिए। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, और केंद्र सरकार की एक योजना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, और
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा किया, इन दोनों को बिहार में और तेज़ी से लागू करने की आवश्यकता है। तो कृषि क्षेत्र का विकास राज्य के विकास के लिए आवश्यक है, इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक जो दूसरा क्षेत्र है जहाँ पर प्रचुर संभावनाएं हैं और वह है टूरिज़्म सेक्टर। बिहार में टूरिज़्म सेक्टर का बहुत ही अधिक स्कोप है। यदि हम देखें, बिहार में बोधगया और नालंदा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट फुटफॉल होते हैं और जस्ट आई कंप्लीट इन 2 मिनट्स। इसके अतिरिक्त कई इस्लामिक और हिंदू हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, रिलीजियस सर्किट्स हैं, रामायण सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, जैन सर्किट है। इन सब में टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत अधिक है, यद्यपि इसमें और अधिक इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में नेचर एंड इको टूरिज्म पर बहुत अधिक बल दिया गया है। राजगीर में रोपवे बनाया गया है, जू सफारी बनाया गया है, ग्लास ब्रिज स्काई वॉक बनाया गया है। वाल्मीकि नगर और कैमूर में एडवेंचर टूरिज्म से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया है। बहुत तरह के फेस्टिवल्स हैं, राजगीर महोत्सव, छठ फेस्टिवल, सोनपुर मेला, श्रावणी मेला, इन सब में काफ़ी टूरिस्ट का फुटफॉल होता है। राज्य सरकार की स्कीम्स हैं, बिहार स्टेट टूरिज्म पॉलिसी अभी लाया गया है, 2024 में लाया गया है। इसके अंतर्गत टूरिज्म से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कई तरह के इंसेंटिव्स दिए गए हैं। एक और योजना चलाई गई है जो कि महत्वपूर्ण है, मेरा प्रखंड मेरा गौरव। जो छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो कि अभी हिडन हैं, जो कि पब्लिक को नहीं पता है, उसके बारे में जानकारी बढ़ाने की और उसको पॉपुलर करने का यह प्रयास है। और बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम को भी लागू किया गया है। इसके लिए जो भी टूरिज्म से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं, रूम बनाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो केंद्रीय स्कीम्स हैं उसका भी लाभ बिहार को मिल रहा है। स्वदेश दर्शन स्कीम में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है। रामायण सर्किट के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की। पर्यटन मित्र दीदी SHG का बिहार में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, तो इनके जो दीदियां हैं पर्यटन के क्षेत्र में भी अब काम करेंगी। इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही पटना एयरपोर्ट को रीमॉडल किया गया है, रीइनोवेट किया गया है, इसका इनॉग्रेट किया गया है। राजगीर रोपवे बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट इन इको डेवलपमेंट, बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूज़ियम बनाया गया है और कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। तो इसके ये लास्ट स्लाइड है। इस वे फॉरवर्ड यदि हम देखें तो टूरिज्म के सेक्टर में भी बहुत ही अधिक डेवलपमेंट की गुंजाइश है और ये GDP में, बिहार के GDP में इसका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन हो सकता है। कुछ क्षेत्र हैं जहां हमें ध्यान देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, उसको हमें दूर करना है। जो गेस्ट एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए लोगों को हमें प्रोत्साहित करना है, ट्रेनिंग देना है। जो सेफ्टी एस्पेक्ट है, स्पेशली जो वुमेन टूरिस्ट हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए, उनके सेफ्टी बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए मोर विजिबल पेट्रोलिंग, हेल्पलाइन, पब्लिक अवेयरनेस की आवश्यकता है। स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है ताकि जो गेस्ट मैनेजमेंट और टूरिज्म मैनेजमेंट बेहतर हो सके। और जो बिहार के टूरिज्म की विजिबिलिटी है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उससे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ PPP मॉडल में बिहार में टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट संभव है, जिसे हमें करने का प्रयास करना है। तो अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि ये 2 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर, जिसका विकास यदि किया जाए तो बिहार वाकई में एक राइजिंग बिहार होगा और इट विल बी एबल टू लीड द राइजिंग ईस्ट। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सुनील जी। हमारे इस सत्र के हमारे वक्ता श्री SK झा जी हमारे बीच हैं। भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और पहले वो DG मध्य प्रदेश थे। तो मैं आग्रह करूंगा वैभव जी से कि वो उनका स्वागत करें। आपसे अनुरोध है कि तालियों से उनका स्वागत करें। क्रम को जारी रखते हुए मैं SK झा जी से आग्रह करूंगा कि वो समय का अगले 10 मिनट का उपयोग करते हुए अपने
व्याख्यान को रखें। धन्यवाद।